सभी का वेलकम आपके चैनल पर। आज हम सभी क्लास 12 एनसीईआरटी सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं ये बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रख करके जितना हो सके आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम इंटीग्रेशन है। अगर पूरी कैलकुलस अप्रोक्सीमेटली 36-35 मार्क्स की आती है तो इंटीग्रेशन 50% स्कोर कवर करता है। इंटीग्रेशन आने वाले कई चैप्टर को भी इंट्रोड्यूस करेगा, उसको भी बेस देगा, और न केवल ये मैथमेटिक्स में बल्कि फिजिक्स में भी इसका खासा इंप्लीमेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन को डिफाइन करने के लिए सबसे इजी, सबसे पॉपुलर जो लाइन है वो ये है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक अपोजिट या रिवर्स प्रोसेस होता है। इसीलिए इंटीग्रेशन को एंटी डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। इसे हम प्रिमिटिव भी कहते हैं। इससे हम किसी फंक्शन का पास्ट कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये बात तो हम सभी जानते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन में आने वाले चेंजेस को या चेंज हो जाने के बाद उस फंक्शन को चेंज्ड फॉर्म में इंट्रोड्यूस करता है, और इंटीग्रेशन एक रिवर्स इंपैक्ट रखते हुए उस चेंज फंक्शन के सारे चेंजेस को वैनिश करके उस फंक्शन को पुराने ओरिजिनल बेसिक फॉर्म में वापस ले आता है। इसीलिए कहा जाता है कि इंटीग्रेशन एंटी डिफरेंशिएशन है या डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन को इंट्रोड्यूस करता है, इसका मतलब यह हुआ कि x में आने वाले किसी भी चेंज के अनुसार y में भी चेंजेस आते रहेंगे। x के बढ़ने या घटने पर y भी उसी रेशियो में बढ़ेगा या घटेगा। तो dy बाई डी एक्स का मतलब यह होता है कि जब x में कोई चेंजेस आएगा, जब x में कोई डिफरेंसेस आएगा, ठीक है, तो उस डिफरेंसेस के कंपेयर में y में आने वाले चेंजेस के रेशियो को हम जिस प्रोसेस से इंट्रोड्यूस करते हैं उसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हम किसी क्लास में सभी बच्चों के टैलेंट को या सभी बच्चों के आईक्यू को या उनके लक फैक्टर को, उनके सरकमस्टांसेस को, उनको मिलने वाली सुविधाओं को इक्वल कर दें, ठीक है, और सभी बच्चों के मार्क्स जो हैं ये केवल और केवल उनके वर्क हार्ड का या स्टडी टाइम का फंक्शन हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हमें यह बताएगा कि किसी बच्चे के स्टडी टाइम में आने वाले डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग टू उसके मार्क्स में कितने का डिफरेंस आएगा, ये बिना एग्जाम दिए हम इस प्रोसेस से भी एस्टिमेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स एक्स वाई प्लेन में अगर किसी रैंडम कर्व को, रैंडम ग्राफ को इंट्रोड्यूस करता है, मान लीजिए कोई ग्राफ हो गया जिसे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंट्रोड्यूस कर रहा है। अगर इस ग्राफ पर कोई हम एक सर्टेन पॉइंट लें किसी कोऑर्डिनेट x1 y1 के साथ में, जहां x1 y1 रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, जो कि एक्सिस ऑफ x के साथ थीटा एंगल प्रोड्यूस करता है, तो हम ये जानते हैं कि इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल tan जो होता है ये इस टेंजेंट का स्लोप या ग्रेडियंट इंट्रोड्यूस होता है। इसे हम m से भी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन किसी भी कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स पर किसी दिए गए सर्टेन पॉइंट P से ड्रॉ किए गए टेंजेंट के स्लोप को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैं tan थीटा किसी भी टेंजेंट के स्लोप को जो किसी कर्व y इक्वल्स टू एफ एक्स पर ड्रॉ किया गया है, ठीक है, उसे इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, सवाल है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है कलेक्शन। इंटीग्रेशन माने चीजों को कलेक्ट करना, गैदर करना, इकट्ठा करना। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब हुआ एडिशन, कई चीजों को एक साथ इकट्ठा करना या कलेक्ट करना या ऐड करना। तो अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स किसी रैंडम कर्व को एक्स वाई प्लेन में इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, आप मान लीजिए कि ये एक रैंडम कर्व हो गया जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंट्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ठीक है, इस कर्व में हम लोग, ठीक है, इस कर्व के शुरुआत से लेकर अंत तक इस कर्व ने अपने नीचे जो एरिया कवर किया है, ठीक है, अगर हम उसे मेजर करना चाहें, ठीक है, ठीक है, तो हम पहले उस एरिया को, ठीक है, कुछ रेक्टेंगल्स में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है,
तो हम इस एरिया को कुछ रेक्टेंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। हमने पूरे एरिया को कई रेक्टेंगल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और ये इस रीजन का अंतिम रेक्टेंगल आप मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगल शेप देने के लिए हम इसको परफेक्टली, ठीक है, इंट्रोड्यूस मेंटेन करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इस पहले रेक्टेंगल का जो लेंथ है, ठीक है, ये y1 है और इसका जो विड्थ है ये आपका स्मॉल dx हो गया। हम जानते हैं कि डेल एक्स का मतलब होता है एक स्मॉल वैल्यू ऑफ एक्स, जबकि dx का मतलब होता है वेरी वेरी नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो इन रेक्टेंगल की जो विड्थ है बहुत ही नेग्लिजिबल है, बहुत ही छोटी है, हम इसको ds इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस सेकंड रेक्टेंगल के लेंथ को अगर हम y2 से इंट्रोड्यूस करें और इसकी लेंथ एक बार फिर से dx हो जाएगी, ठीक है। थर्ड को हम y3 अज्यूम कर लें, ठीक है। और ऐसे ही अंतिम रेक्टेंगल की लेंथ को yn और इसके विड्थ को अगर हम ds इंट्रोड्यूस कर लें, अगर हम इन सभी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने जाएंगे तो हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का एरिया जो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा, ठीक है। तो इस फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा y1 इंटू dx, ठीक है। सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा y2 इंटू dx। और वैसे ही जब हम इस अंतिम nth रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो ये yn इंटू dx हो जाएगा। अगर हम इन सभी रेक्टेंगल्स के एरिया को सम करें, ऐड करें, ठीक है, इन सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन ऐड कर लिया, यहां से dx हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अंदर आपको मिलेगा y1 प्लस y2 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है, nth yn, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक। इन सभी चूंकि यहाँ समेशन यूज हुआ है, ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करने के लिए सिग्मा का सिंबल यूज करेंगे और y1 y2 y3 एंड सो ऑन yn को जनरलाइज करने के लिए हम yn लिख देंगे, जहां n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर के n तक जाती है और लास्ट में आपका ये dx हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा yn जहां n इक्वल टू 1 टू n है, ये इस सभी y के टर्म्स के सीरीज का समेशन इंट्रोड्यूस कर रहा है और ये ds बाहर चला आएगा, ठीक है। शुरुआत में बात को ऐसे ही कहा गया था, ठीक है, बाद में इस बात को हम जानते हैं कि सिग्मा का मतलब सम भी होता है, ठीक है, तो बाद में इसको यहां पर s लगाया गया था। बाद में समय के साथ ये सिंबल एरे हो गया, मॉडिफाई हो गया और ये सिंबल ऐसे हट करके फिर आपका ऐसे हो गया, ठीक है। और yn नहीं, y का मतलब ही होता है कि y1 या y2 या y3 एंड सो ऑन कुछ भी, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है। तो इंटीग्रेशन किसी भी कर्व के नीचे जितना एरिया कवर्ड होता है उन सभी कवर्ड एरिया को कई रेक्टेंगल में डिस्ट्रीब्यूट करके उन सभी रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड करके इंट्रोड्यूस करता है। तो जहां डिफरेंशिएशन किसी कर्व के दिए गए पॉइंट पर ड्रॉ किए गए टेंजेंट के स्लोप को इंट्रोड्यूस करता है, वही इंटीग्रेशन किसी कर्व के नीचे जितना एरिया सराउंडेड होता है उससे मेजर करता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका होता है, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ddx ऑफ साइन एक्स, ddx ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू cos x होता है, ठीक है, ठीक है, cos x होता है, ठीक है। अब अगर हम cos x के बारे में ये जानना चाहें कि ये cos x पास्ट में किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, तो ये जानने के लिए हमारे पास एक प्रोसीजर या प्रोसेस होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन वही काम करता है। इंटीग्रेशन किसी फंक्शन के बारे में हमें यह बताता है कि वो फंक्शन बीते हुए पास्ट में किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके प्रोड्यूस किया गया होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x का मतलब है हम cos x के बारे में ये पता कर रहे हैं कि cos x पास्ट में किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, तो ये sin x का डेरिवेटिव रहा होगा, ठीक है। हम ये भी जानते हैं कि ddx ऑफ sin x प्लस 1 इक्वल टू cos x आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव ऑफ एनी रियल नंबर एनी कांस्टेंट इज ऑलवेज जीरो, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो यहां दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। लेकिन जब आप एक और फाइंड आउट कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस 100, ये भी cos x आएगा, क्योंकि ddx ऑफ 100 भी जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये मान वैल्यू चेंज होती नहीं है, ठीक है। अब अगर sin x प्लस 1 का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो ये आपको cos x प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर आप sin x प्लस 100 को भी इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन प्रोसेस से आप ये पता करेंगे कि ये
फंक्शन जो है पास्ट में किस फंक्शन का डेरिवेटिव रहा होगा, ठीक है। तो यहां भी cos x आएगा, ठीक है। तो किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद हम ये मान करके, हम ये अज्यूम करके उसमें एक जनरल कांस्टेंट c ऐड करते हैं जिसकी वैल्यू वेरिएबल होती है, जिसकी कोई भी वैल्यू होना पॉसिबल है। ये रियल नंबर है, इसकी वैल्यू कुछ पॉसिबल है। तो किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद आने वाले वैल्यू में, आंसर में हम ये परसेप्शन रख करके, ये अज्यूम करके c ऐड करते हैं कि हमारा जो इंटीग्रल पास्ट में किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके बनाया गया होगा, अगर उसमें कोई रियल नंबर या कांस्टेंट या कोई फिक्स वैल्यू होगी जो कि डिफरेंशिएशन की वजह से जीरो हो जाने के चलते छिप गई होगी, तो हम उन सभी वैल्यूज को इंट्रोड्यूस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए सी ऐड करते हैं। हमने यहां ये देखा है कि एक ही फंक्शन का इंटीग्रल कई आंसर हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आप यहां कोई भी नंबर ऐड करेंगे, कोई भी आप एक कांस्टेंट अमाउंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में जीरो हो जाएगा, दिखेगा नहीं। और ऐसे अनकाउंटेबल वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है, जिनका डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यानी किसी फंक्शन का लिमिट मेंशन न होने पर, ठीक है, उसके हजारों हजारों लाखों लाखों उसके अनकाउंटेबल इंटीग्रल, अनकाउंटेबल आंसर्स पॉसिबल है, ठीक है। तो आंसर के इसी अनिश्चितता के चलते इसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं, क्योंकि आंसर यहां पर यूनिक नहीं होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि ये पार्ट भी चेंज करता है, ठीक है। अगर आप एक ही क्वेश्चन को अलग अलग मल्टीपल मेथड से अटेम्प्ट करेंगे तो कई बार एक्स के फंक्शन वाला पार्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आंसर के इसी अनिश्चितता की वजह से हम इसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब बात ये उठती है कि जैसा हम जानते हैं कि कुछ फंक्शन का एलएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, उसके राइट हैंड डेरिवेटिव के जब इक्वल नहीं होता है तो उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता है। ये बात हम सभी जानते हैं, ठीक है, ठीक है, ऐसा होता ही है, ठीक है। और इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग भी ऐसा होता है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया हो जो कैलकुलस के अनकाउंटेबल फंक्शंस में से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नहीं है तो इंटीग्रेशन ये कैसे बता पाएगा कि वो किसका डेरिवेटिव है। और ई के पावर में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो रख करके डिफरेंशिएट करके चेक कर लीजिएगा। ई के पावर में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को रख करके डिफरेंशिएट करने के बाद आपको ई पावर साइन एक्स नहीं मिलेगा। मतलब ये कि ई पावर साइन एक्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक और फंक्शन देखते हैं, साइन 1/x, ठीक है। क्योंकि साइन 1/x भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन ये बता नहीं सकता है कि ये पास्ट में किसको डिफरेंशिएट करके प्रोड्यूस किया गया होगा। ऐसे कई फंक्शंस हैं, रूट ओवर cos x हो गया, ठीक है, कोसेक x हो गया, इसका भी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से फंक्शन आपको मिलेंगे जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो जहां हर फंक्शन का डेरिवेटिव भी पॉसिबल नहीं होता है, वैसे हर फंक्शन का इंटीग्रल भी पॉसिबल नहीं होता है। हम केवल कुछ निश्चित सर्टेन फंक्शन को ही इंटीग्रेट कर सकते हैं, और इंटीग्रेशन होने के लिए उनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वे किसी न किसी फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, रहे हो, ठीक है। तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद की क्लास में हम आगे शुरू करेंगे और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस और साथ में और भी चीजों को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।